नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो किताब जिसने लाखों लोगों की सोच पर असर डाला है। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचिए और अमीर बनिए। बिल्कुल, हमारे पास इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित अंश हैं और ये देखना कमाल का है कि कैसे हमारी सोच, हमारे विश्वास असल में हमारी सफलता की कहानी लिखते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हिल ने बाकायदा कुछ ठोस सिद्धांत दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन सिद्धांतों को जरा खोलकर समझें। देखें कि ये काम कैसे करते हैं और क्यों ये आज भी इतने जरूरी हैं। मतलब किताब लगभग 100 साल पुरानी होने वाली है, पर बातें आज भी नई लगती हैं। सच में, इसकी लोकप्रियता गजब की है। शायद इसलिए कि ये सीधे मन की शक्ति, माइंड पावर, उस पर फोकस करती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन विचारों की तह तक चलते हैं, देखते हैं हिल हमें क्या सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो पहला सिद्धांत जिस पर हिल सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है स्पष्ट उद्देश्य। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हाँ, यानी अपने लक्ष्य को एकदम क्रिस्टल क्लियर जानना। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसमें इतनी गहराई क्यों बताई गई है? गहराई इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं। हिल इसे कहते हैं ज्वलंत इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। ज्वलंत इच्छा। हाँ, एक ऐसा जुनून जो आपके हर काम, हर सोच पर हावी हो जाए। जब लक्ष्य इतना साफ और इतनी शिद्दत वाला होता है ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक क्लियर कमांड बन जाता है। अच्छा। सोचिए ना, अगर किसी जहाज को पता ही ना हो कि किस बंदरगाह जाना है, तो वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, भटकता रहेगा। बिल्कुल। तो स्पष्टता फोकस लाती है, आपकी एनर्जी को सही दिशा देती है, और सबसे जरूरी बात, ये आपको आपका क्यों बताती है। हाँ, वो क्यों बहुत जरूरी है। वही तो मुश्किल वक्त में आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देता है। ज्वलंत इच्छा, ये शब्द ही अपने आप में कितना पावरफुल है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या चाहिए, बल्कि उसे इतनी शिद्दत से चाहना कि वो आपकी सोच पर एक तरह से कब्जा कर ले। बिल्कुल। अच्छा, मान लिया लक्ष्य एकदम साफ है और उसे पाने की वो तीव्र इच्छा, वो बर्निंग डिजायर भी है, लेकिन फिर भी शक तो होता ही है, मुश्किलें आती हैं। हाँ, जाहिर है। तो यहीं पर हिल का दूसरा सिद्धांत आता है, दृढ़ विश्वास, फेथ। किताब कहती है कि खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हिल तो यहां तक कहते हैं कि यह विश्वास यूनिवर्स को भी आपकी मदद के लिए खींच सकता है। ये थोड़ा रहस्यमय सा नहीं लगता? हाँ, सुनने में पहली बार में लग सकता है, लेकिन हिल इसे काफी हद तक साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। अच्छा, कैसे? उनके हिसाब से विश्वास जो है ना, वो डर और शक का सीधा इलाज है, एंटीडोट है। डर और शक का एंटीडोट। हाँ, डर हमारी काबिलियत को बांध देता है, हमें कोशिश करने से रोकता है। विश्वास उन बेड़ियों को तोड़ता है। जब आप दिल से मानते हैं, गहराई से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। हाँ, ये तो है। आप फिर प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, मौके पहचानने लगते हैं। अच्छा। तो ये जो यूनिवर्स की मदद वाली बात है, वो असल में आपके बदले हुए नजरिए और आपकी बढ़ी हुई एनर्जी का नतीजा है, जो आपको फिर सही लोगों और सही सिचुएशंस की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। यानी विश्वास एक एक्टिव मेंटल फोर्स है, सिर्फ एक पैसिव उम्मीद नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसे बनाया कैसे जाए, खासकर जब हालात मुश्किल हों? शायद यहीं पर तीसरा सिद्धांत आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन काम आता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। अपने मन को लगातार पॉजिटिव मैसेज देना, अपने लक्ष्य को दोहराना, ये सिर्फ खुद को दिलासा देना है या इसका कोई वाकई गहरा असर होता है? यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हिल के मुताबिक ऑटो सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। अच्छा। हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो तो तर्क करता है, सवाल करता है, लेकिन अवचेतन मन वो सुझावों को मान लेता है, खासकर अगर वो सुझाव इमोशनली चार्ज्ड हो, भावना से भरे हो, बिना सवाल किए। हाँ, काफी हद तक। तो जब आप अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास और पूरी भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उसे महसूस करते हुए, तो आप धीरे धीरे अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। रीप्रोग्राम? हाँ, वो विचार फिर गहरे बैठ जाते हैं और अनजाने में आपके व्यवहार को, आपकी आदतों को, आपके रिएक्शंस को बदलने लगते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ रटना नहीं है, ये अपने गहरे विश्वासों को बदलने का एक तरीका है। वाह, तो देखा जाए तो ये अपने अंदरूनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। बहुत खूब। तो हमने मानसिकता की बात की, क्लियर गोल, विश्वास और उसे मजबूत करने का तरीका।
अब आते हैं नॉलेज पर। हिल विशेष ज्ञान या स्पेशलाइज नॉलेज पर बहुत जोर देते हैं, जनरल नॉलेज पर उतना नहीं। आजकल तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना तो बहुत आम है। फिर ये विशेष ज्ञान इतना जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए क्योंकि हिल कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। ओह अच्छा। शक्ति वो तब बनता है जब उसे ऑर्गेनाइज करके किसी तय लक्ष्य की तरफ लगाया जाए। जनरल नॉलेज आपको शायद बहुत जानकार बना दे, लेकिन किसी खास फील्ड में सक्सेस के लिए गहरी समझ, स्पेशलाइजेशन चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आपको एक सफल ऐप बनाना है, तो दुनिया भर का जनरल नॉलेज शायद उतना काम ना आए जितना कोडिंग, मार्केटिंग, यूजर एक्सपीरियंस का विशेष ज्ञान काम आएगा। सही बात है। और हिल ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सारा विशेष ज्ञान आपके पास ही हो। हाँ, आप इसे दूसरों से या पढ़ाई से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके लक्ष्य से जुड़ा विशेष ज्ञान होना वो अनिवार्य है। यानी डेप्थ जो है वो विड्थ से ज्यादा जरूरी है जब बात लक्ष्य हासिल करने की हो। बिल्कुल, उस खास मकसद के लिए। और उस विशेष ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए या नए रास्ते खोजने के लिए हिल कल्पना शक्ति को बहुत जरूरी मानते हैं। हाँ, बेहद जरूरी। क्या ये सिर्फ डे ड्रीमिंग है, सपने देखना है, या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा प्रैक्टिकल यूज है। हिल कल्पना को हमारी मानसिक कार्यशाला कहते हैं, मेंटल वर्कशॉप। मानसिक कार्यशाला, अच्छा। जहाँ सारे प्लान बनते हैं। वो दो तरह की कल्पना बताते हैं। एक है सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशंस में अरेंज करती है। ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही काम आती है। दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जो बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज पैदा करती है। यहीं से आविष्कार होते हैं, नई थ्योरीज बनती हैं। वाह। हिल का मानना है कि हमारी सारी योजनाएं, सारे समाधान पहले कल्पना में ही जन्म लेते हैं। कल्पना के बिना तो हम बस वही दोहराते रहेंगे जो पहले से है, कुछ नया नहीं बना पाएंगे। सही कहा। ये विचारों को असलियत का रूप देने का पहला क्रिएटिव स्टेप है। बिल्कुल। तो मेंटल वर्कशॉप, कल्पना ने हमें आइडियाज दिए, शायद सॉल्यूशन भी, लेकिन सिर्फ आइडियाज से तो काम नहीं चलता, उन्हें जमीन पर उतारना पड़ता है। यहीं पे अगला सिद्धांत आता है। हाँ, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान बनाना और उसे लागू करना, ये क्यों इतना मैंडेटरी है? अनिवार्य है, क्योंकि प्लान ही वो पुल है जो आपकी उस ज्वलंत इच्छा को हकीकत से जोड़ता है। इच्छा और हकीकत के बीच का पुल। हाँ, बिना प्लान के आपकी इच्छा और कल्पना वो बस हवा में रह सकते हैं। संगठित योजना का मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें स्ट्रैटेजी बनाना, जो मुश्किलें आ सकती हैं उनका अंदाजा लगाना, जरूरी रिसोर्सेज जैसे टाइम, पैसा, लोग, वो जुटाना, और सबसे जरूरी क्या? जरूरत पड़ने पर प्लान को बदलने के लिए तैयार रहना, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शायद ही कोई पहला प्लान पूरी तरह कामयाब हो, इसलिए लचीलापन और लगातार प्लान पर काम करते रहना जरूरी है। यानी प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट जैसा है, जिसे लगातार सुधारना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, प्लान बन गया, अब उसे एक्शन में लाने का टाइम है। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। सफल लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं, जबकि असफल लोग टालम टोल करते हैं या दूसरों की राय सुनकर अपने फैसले बदल देते हैं। इसमें क्या साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी ये है कि फैसला लेना वो कमिटमेंट दिखाता है। प्रतिबद्धता। टोल करना या तय ना कर पाना, ये आपकी एनर्जी वेस्ट करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी मिक्स सिग्नल भेजता है। हाँ, कंफ्यूजन। बिल्कुल। सफल लोग जानकारी लेते हैं, रिस्क देखते हैं, लेकिन फिर एक पक्का फैसला लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि गलत फैसला लेना भी कोई फैसला ना लेने से बेहतर है। ओहो, ऐसा क्यों? क्योंकि गलत फैसले से आप सीख सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, लेकिन फैसला ना लेना वो आपको कहीं नहीं ले जाता, आप वहीं अटके रहते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। गलत फैसला भी प्रोग्रेस का हिस्सा हो सकता है, पर फैसला ना लेना ठहराव लाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, फैसला ले लिया, प्लान पे काम शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता मुश्किल होगा, फेलियर आएंगे। बिल्कुल। और यही शायद सबसे चैलेंजिंग सिद्धांत सामने आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हार ना मानना, गिरकर उठना, लगे रहना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति की सीधी परीक्षा है।
दृढ़ता का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है, ये फेलियर को टेम्परेरी मानकर उनसे सीखने की काबिलियत है। अच्छा, ये तब भी आगे बढ़ते रहने का इरादा है जब सब कह रहे हो कि छोड़ दो, या जब आपकी अपनी हिम्मत जवाब दे रही हो। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सक्सेस के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। ये तो सुना है। दृढ़ता असल में विश्वास यानी फेथ का प्रैक्टिकल रूप है। अगर आपको अपने लक्ष्य और खुद पर गहरा विश्वास है, तभी आप मुश्किलों के बावजूद टिके रह सकते हैं। हाँ, ये जुड़ा हुआ है। और इसमें अपनी योजनाओं को जरूरत के हिसाब से बदलना भी शामिल है, न कि आंख बंद करके एक ही रास्ते पर अड़े रहना। यानी दृढ़ता का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि सीखते हुए और बदलते हुए टिके रहना है। बिल्कुल, अडैप्टिव परसिस्टेंस। इस मुश्किल सफर में अकेले चलना शायद और भी कठिन हो। शायद इसीलिए हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड के सिद्धांत पर इतना जोर दिया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद करें। ये सिर्फ नेटवर्किंग से कैसे अलग है? आजकल तो हर कोई नेटवर्किंग की बात करता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। मास्टरमाइंड सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना या सलाह लेना भर नहीं है। हिल इसे 2 या 2 से ज्यादा दिमागों का एक सामंजस्यपूर्ण गठबंधन कहते हैं, एक हार्मोनियस अलायंस। सामंजस्यपूर्ण गठबंधन। हाँ, जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ काम करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सामंजस्य, हार्मनी। अच्छा, जब एक जैसी सोच वाले लोग आपसी भरोसे और इज्जत के साथ मिलकर किसी लक्ष्य के लिए सोचते हैं, तो एक तीसरा मन, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है। तीसरा मन। हाँ, हिल का मानना था कि इस कलेक्टिव सिनर्जी से ऐसी समझ, ऐसे आइडियाज और ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो किसी अकेले इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। वाह। ये ज्ञान, अनुभव और रिसोर्सेज का एक्टिव लेन देन है जो ग्रुप के हर मेंबर को आगे बढ़ाता है। ये नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा गहरा और फोकस्ड है। तीसरा मन, ये वाकई एक पावरफुल आइडिया है। यानी सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल, सिनर्जी का कमाल। तो हमने मानसिकता, योजना, एक्शन और सहयोग की बात कर ली, लेकिन हिल की किताब का असली दिल तो मन की शक्तियों में ही है ना? हाँ, आखिर में वो कुछ गहरी बातों पर आते हैं। अंत में वे कुछ गहरी, शायद थोड़ी रहस्यमयी सी लगने वाली शक्तियों का जिक्र करते हैं। अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। ठीक सेंस। इनका क्या रोल है इस पूरी पिक्चर में? ये सिद्धांत एक तरह से पूरी प्रक्रिया को आपस में जोड़ते हैं और उसे गहरा आयाम देते हैं। कैसे? देखिए, अवचेतन मन को हिल एक पुल की तरह देखते हैं, हमारे चेतन विचारों और उस अनंत बुद्धिमत्ता के बीच का पुल जहां से क्रिएटिव आइडियाज और प्रेरणा आती हैं। अच्छा। ऑटो सजेशन के जरिए हम इसी अवचेतन मन में अपने लक्ष्य के बीज बोते हैं और विश्वास से उन्हें सींचते हैं। फिर आता है मस्तिष्क, ब्रेन। हिल इसे एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन मानते हैं। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन मतलब ये न सिर्फ हमारे विचार बाहर भेजता है, बल्कि दूसरे दिमागों से और उस अनंत बुद्धिमत्ता से विचार रिसीव भी कर सकता है, खासकर जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ हार्मनी में हो। ओहो, दिलचस्प। और आखिर में है छठी इंद्रिय, जिसे हम इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं। हिल इसे क्रिएटिव कल्पना का शिखर मानते हैं। इंट्यूशन। हाँ, ये तब डेवलप होती है जब आप बाकी सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं। ये वो अचानक आने वाला आइडिया, वो सही समय पर मिलने वाला सिग्नल या सॉल्यूशन है जो लॉजिक से परे लगता है पर अक्सर सही निकलता है। ये असल में अनुभव, ज्ञान और अवचेतन मन के सिग्नल्स का मिला-जुला नतीजा है। तो ये आंतरिक शक्तियाँ सिर्फ कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का नतीजा है जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें विकसित किया जा सकता है। कमाल है। अगर हम इन सब विचारों को एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सोचिए और अमीर बनिए। सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के किसी भी फील्ड में बड़ी सफलता हासिल करने का पूरा फलसफा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, एक समग्र ढांचा। ये दिखाता है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कुछ तय सिद्धांतों पर चलने का नतीजा है। शुरुआत होती है एक साफ, ज्वलंत इच्छा से। हाँ। फिर आता है अटूट विश्वास, जिसे ऑटो सजेशन से सींचा जाता है। ठीक। उसके बाद विशेष ज्ञान और कल्पना से ठोस लेकिन लचीली योजनाएं बनती हैं। फिर पक्के फैसले लेकर उन पर दृढ़ता से अमल किया जाता है, फेलियर से सीखते हुए। और दूसरों का साथ। हाँ, मास्टरमाइंड ग्रुप से सिनर्जी हासिल की जाती है और अंत में अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय जैसी अंदरूनी शक्तियों को जगाकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है।
ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल प्रोसेस बनाते हैं। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारा अवचेतन मन वाकई इतने शक्तिशाली हैं जैसा हिल कहते हैं और कई आजकल के विचारक भी मानते हैं, हाँ। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विचारों की क्वालिटी पर कितना ध्यान देते हैं? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपने डर, अपनी शंकाओं या अपनी लिमिटेड सोच के जरिए खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं? क्या हम अपनी उस मानसिक कार्यशाला को बेकार के विचारों से भरे रखते हैं? हाँ बिल्कुल, जबकि वहाँ शानदार योजनाएं बन सकती थी। शायद इस पर सोचना चाहिए। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना शायद इन सिद्धांतों को अपनाने का ये पहला सबसे जरूरी कदम हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हाँ। इन गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।